गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एडवर्ब का जो लास्ट पार्ट है, कुछ रह गया है, उसको आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। जो लास्ट पार्ट है उसमें से पहला है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। ये जो वर्ड है अफर्मेशन और निगेशन, अफर्मेशन का हिंदी मीनिंग होता है स्वीकारात्मक कथन। इसका होता है स्वीकारात्मक कथन। कथन यानी स्टेटमेंट। और इसका होता है नकारात्मक कथन। इन दिनों का इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वीकारात्मक कथन और निगेशन का मतलब होता है नकारात्मक कथन। मतलब ऐसे सेंटेंस से किसी बात की स्वीकृति मालूम होती है, वैसे सेंटेंस को हम अफर्मेशन या स्वीकारात्मक कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस से जिससे निगेटिव भाव, नकारात्मक भाव का बोध होता है, वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं निगेशन, नकारात्मक कथन। कथन यानी स्टेटमेंट। अब इसको डिटेल रूप में समझिए। पहला है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसका डिफिनेशन है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन consists yes, surely, and certainly। in the sentence। यानी किसी सेंटेंस में यदि यस या श्योरली या सर्टेनली, यस का मीनिंग होता है हाँ, श्योरली निश्चित रूप से, सर्टेनली भी निश्चित रूप से। तो यदि ऐसा भाव किसी सेंटेंस में किसी शब्द से मालूम होता है
तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, यस आई एम रेडी टू गो। यस आई एम रेडी टू गो। यस आई एम रेडी टू गो, इससे यह जो स्टेटमेंट है, इससे मालूम होता है कि कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए बिल्कुल सहमत है। यस मतलब वो कहीं जाने के लिए सहमत है। यदि यह भाव यहाँ मालूम हो रहा है तो यहाँ पर जो यस हुआ ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हुआ। मतलब कोई व्यक्ति माने इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वो कहीं जा सकता है, तो यहाँ पर यस बताता है कि आई कहीं जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। और सेंटेंस देखिए, certainly you were wrong। certainly मतलब निश्चित रूप से, तो certainly you were wrong, निश्चित रूप से तुम गलत थे। तो ये जो certainly है, ये इस बात को निश्चित करता है, तय करता है कि तुम गलत थे। certainly से ये बात साबित होता है, और ये certainly यहाँ पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हुआ। और एक सेंटेंस और लीजिए, आई श्योरली डू दिस वर्क। श्योरली मैं, आई श्योरली will this work। I surely will this work। surely मतलब जरूर मैं इस काम को करूँगा, जरूर मैं इस काम को करूँगा। ये श्योरली बता रहा है कि आई जो है किसी काम को अवश्य करेगा, जरूर पूरा करेगा। तो यहाँ श्योरली से ये मालूम होता है कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। तो यस या ये तीनों जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अब इसका जो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, अब है एडवर्ब ऑफ negation। consists no, not and never in the sentence। किसी सेंटेंस में यदि नो, नॉट या नेवर मैंने यूज किया हो तो समझिए कि वहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए,
you were not ready to go, तुम जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो you were ready to go, you were ready to go उसका अपोजिट में है you were not ready to go, तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो। मतलब माने यह जो सेंटेंस है, यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से मालूम हो रहा है कि यू कहीं जाने के लिए तैयार नहीं था। तो ए नॉट जो हुआ ये एडवर्ब ऑफ निगेशन हुआ। दूसरा ही विल नेवर या ही नेवर comes here, he never comes here, he comes here, he comes here वह आता है, लेकिन उसका अपोजिट में हो रहा है he never comes here, वह यहाँ नहीं आता है, वह यहाँ नहीं आता है। ये जो स्टेटमेंट हुआ ये निगेटिव स्टेटमेंट है, यानी निगेशन। यहाँ पर बता रहा है कि यह जो सेंटेंस है, यह जो कथन है, यह निगेशन में निगेटिव मालूम हो रहा है, यानी निगेशन मालूम हो रहा है। इसलिए ये नेवर जो हुआ यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन हुआ। ठीक है, अब मैं इसके आगे का जो पार्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन यानी रीजन ऑफ एन एक्शन। ध्यान दीजिए, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऐसे शब्द को हम ऐसे शब्द को एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं जिससे ये पता चले कि जो एक्शन है उसका कारण क्या है। एडवर्ब ऑफ रीजन जो है ये बताता है कि एक्शन का कारण क्या है। यदि कोई भी एक्शन होता है उसको वो उसके कारण की ओर संकेत करता है, तो ऐसे हम एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखिए, एडवर्ब ऑफ रीजन adverb of region tells the region of an action, tells the region of an action। यह एडवर्ब बताता है कि किसी एक्शन का यानी कि किसी काम का कारण क्या है। ठीक है, अब इसका इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहचान हैं, वो जान लीजिए। जैसे thus, hence, thus, hence, therefore, ये सब इसके पहचान है। एडवर्ब ऑफ रीजन के ये thus, hence, therefore
ये पहचान है। यदि किसी स्टेटमेंट में यदि ये सब आते हैं तो समझिए कि ये किसी स्टेटमेंट में या किसी सेंटेंस में तो इनको एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, thus she became angry। 10 का मीनिंग हिंदी मीनिंग जो होता है इस प्रकार, 10 का हिंदी मीनिंग होता है इस प्रकार। देयरफॉर माने होता है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, thus she became angry, इस प्रकार वह नाराज हो गई। लेकिन एक जानना आवश्यक है कि इस घटना के पहले, मतलब उसके नाराज होने के पहले ज़रूर कोई ऐसा एक्शन हुआ होगा, ज़रूर कोई ऐसा काम हुआ होगा जिससे वो नाराज़ हो गई। ठीक है, कारण कि जब तक इस माने जब वह नाराज़ हुई तो आखिर किस बात पर नाराज़ हुई, इसके पहले निश्चित ही कोई एक्शन हुआ होगा, निश्चित ही कोई ऐसी घटना घटी होगी जिस पर वो नाराज़ हुई। इसलिए यहाँ पर 10 जो हुआ आपका एडवर्ब ऑफ रीजन हुआ। दूसरा, hence he was unable to attend the meeting। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से यहाँ जो हेंस हुआ तो ही वॉज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग। अब वह मीटिंग में जाने से असमर्थ था, मतलब मीटिंग में वो नहीं जा सका। लेकिन मीटिंग में उसके जाने के पहले कोई ज़रूर ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण से वो मीटिंग में नहीं जा सका। ठीक, कारण कि यदि मतलब मीटिंग में जाने के समय या जाने के समय यदि कोई घटना नहीं घटी होती तो वो निश्चित ही वो मीटिंग में जाता। लेकिन मीटिंग में जाने के पहले कुछ ऐसी घटना घटी जिससे वो मीटिंग में नहीं जा सका, इसलिए यह हेंस बताता है जिसके कारण से वह मीटिंग में नहीं जा सका। एक तो और लीजिए, ही therefore left school। He therefore left school, इसलिए वह स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए तो यहाँ जो therefore आया, therefore आखिर यहाँ आने का कारण क्या हुआ? जब वो स्कूल छोड़ा तो छोड़ने का जरूर कुछ कारण रहा होगा और उस कारण के लिए ही यहाँ पर देयरफॉर लगाया गया। ठीक है, यदि कोई मतलब ही देयरफॉर लेफ्ट, इसलिए वो स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने का तो कुछ कारण रहा होगा। यदि मतलब कोई कारण नहीं होगा तो कोई भाई स्कूल छोड़ेगा क्यों? ठीक है, तो स्कूल छोड़ने के पहले कोई कारण हुआ जिसके कारण वह स्कूल छोड़ा। तो जो कारण था स्कूल छोड़ने का उसका, तो उस कारण के बदले में ही वो यहाँ पर आया देयरफॉर, इसलिए वह स्कूल छोड़ दिया। इसलिए वह स्कूल छोड़ दिया, इसका मतलब है किस लिए छोड़ा भाई? तो आखिर कोई तो कारण रहा होगा, स्कूल नहीं छोड़ने का कुछ तो कारण रहा होगा। तो उस कारण के बदले में ही, उस कारण को एक्सप्रेस करने के लिए ही यहाँ पर देयरफॉर का इस्तेमाल प्रयोग किया गया। इसलिए ये देयरफॉर जो हुआ यह एडवर्ब ऑफ रीजन यहाँ पर हुआ। ठीक है,
अब एक तो और बाकी है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब इसका डिफिनेशन देख लीजिए एक बार। रिलेटिव एडवर्ब modify the verbs following them and at the same time it refers back to some antecedent थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। रिलेटिव एडवर्ब modify the verbs following them and at the same time it refers back to some antecedent। antecedent का मीनिंग होता है उसके पहले आने वाला। मैं अभी बताऊंगा आपको। तो रिलेटिव एडवर्ब्स हम उसे कहते हैं, ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब माने जो एडवर्ब होते हैं जो अपने बाद में आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो अपने यानी सेंटेंस में जो अपने बाद में आने वाले वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, वो अपने एंटीसीडेंट को भी रेफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मैं बता दूंगा कि एंटीसीडेंट कहाँ होता है और कैसे होता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए पहले। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड रिलेटिव एडवर्ब है। तो देखिए, इसके पहचान है when, where, why। ठीक है, या how, when, where, why। ये सब जो है when, where, why, how, ये सब रिलेटिव एडवर्ब हैं। एक चीज़ मैं बता दूंगा आपको कि एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, और इसके पहले मैं पढ़ा हूँ आप लोगों को इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, इन दोनों का जो पहचान होता है करीब करीब दोनों का सेम होता है। लेकिन मतलब जो एडवर्ब रिलेटिव में एडवर्ब में होते हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में प्रश्न करने के काम में आते हैं, और लेकिन वही रिलेटिव जो एडवर्ब्स हैं वो रिलेटिव एडवर्ब में
दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का भी काम करते हैं। रिलेटिव का काम यही है कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ना, और जहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब होते हैं अपने बाद में आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और साथ में अपने एंटीसीडेंट को भी वो रेफर करते हैं। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, I remember the house where I was born। थोड़ा इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बर्न। देखिए यहाँ पर जो वेयर है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आई रिमेंबर द हाउस एक स्टेटमेंट हुआ, आई वाज बर्न दूसरा स्टेटमेंट हुआ, और ये दोनों स्टेटमेंट को वेयर क्या करता है, कंबाइन करता है। पहला काम ये हुआ कि ये जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं ये पहले दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, दोनों में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आई रिमेंबर द हाउस, यह जो आपका एक सेंटेंस हुआ, और आई वाज बर्न भी एक सेंटेंस हुआ। इन दोनों सेंटेंस को वेयर जो क्या करता है, इन दोनों सेंटेंस को, दोनों वाक्यों को आपस में कंबाइन करते हैं। पहला काम। अब देखिए वेयर, ये जो वेयर आपका रिलेटिव एडवर्ब है, यह वेयर जो है, ये जो बर्न है, जो बर्न है वो बर्न आपका वर्ब है। तो पहली बात तो ये कि वेयर इस बर्न को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। वेयर ये अपने बर्न को मॉडिफाई कर रहा है। और फिर देखिए, अब देखिए वेयर के पहले देखिए, वेयर के यहाँ पर लिखा हुआ है इट रेफर्स बैक, और यहाँ जो रिलेटिव एडवर्ब है थोड़ा इसके पीछे में आइए, तो ये जो द हाउस है इसी को कहते हैं एंटीसीडेंट। जो किसी वर्ब, एडवर्ब या प्रीपोजिशन कि जो पहले आता है वही उसी को कहा जाता है एंटीसीडेंट, मतलब पहले आने वाला। तो वेयर जो आपका रिलेटिव एडवर्ब है, इसके जो पहले आया हुआ है, जस्ट बिफोर जो आया हुआ है द हाउस, जो एक नाउन है, तो ये जो है रिलेटिव जो एडवर्ब है ये इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। और अपने बाद में आने वाले वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो और तीसरी बात कि वेयर दोनों वाक्यों को, दोनों सेंटेंसों को कंबाइन करता है, मतलब दोनों को आपस में जोड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बैग, this is the bag which you lost। देखिए यहाँ पर दिस इज द बैग which you lost। ध्यान दीजिए यहाँ पर which जो आपका रिलेटिव एडवर्ब है, देखिए यहाँ पर which अपने बाद में आने वाले वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये लॉस्ट जो है आपका वर्ब है। तो पहली बात कि which जो रिलेटिव एडवर्ब है वो अपने बाद में आने वाले लॉस्ट यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और दूसरी बात, which ठीक अपने पहले आने वाले ये जो द बैग है इसको रेफर कर रहा है।
और दिस इज द बैग और यू लॉस्ट, इन दोनों वाक्यों को, दोनों सेंटेंसों को आपस में कंबाइन कर रहा है। तो एक रिलेटिव एडवर्ब का 3 काम होता है। पहला होता है 2 वाक्यों को जोड़ना, दूसरा होता है अपने बाद में आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करना, और तीसरा होता है अपने ठीक पहले आने वाले एंटीसीडेंट को रेफर करना। ठीक है, और सेंटेंस देखिए। This is the house where he lived। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिस इज द हाउस एक सेंटेंस हुआ और ही लिव्ड दूसरा हुआ। तो पहला काम तो, और यह जो वेयर जो है रिलेटिव एडवर्ब है। अब देखिए पहला काम तो हुआ वेयर का, कि पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। वेयर, वेयर मतलब जहाँ, जहाँ मतलब कहाँ, द हाउस। ये द हाउस के बदले में यहाँ पर वेयर आया हुआ है। ये जो वेयर आया हुआ है ये द हाउस, कारण कि ये जो द हाउस है दोबारा न लिखना पड़े, इसका रिपीटेशन ना हो द हाउस का, ठीक उस मतलब उसके लिए आपको यहाँ पर वेयर आ गया। तो अब देखिए, तो पहला काम जो रिलेटिव एडवर्ब है दिस इज द हाउस और ही लिव, दोनों को आपस में कंबाइन कर रहा है। दूसरा जो वेयर जो एडवर्ब है, या वेयर लिव्ड जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। और तीसरा काम वेयर अपने ठीक पहले आने वाले, ये जो आपका द हाउस है जो एक नाउन है उसको भी रेफर कर रहा है। ठीक है, तो एक रिलेटिव एडवर्ब का मतलब 3 काम होता है। पहला होता है दो सेंटेंसों या 2 वाक्यों को आपस में जोड़ना, और एक रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद में आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करना, और अपने ठीक पहले आने वाले किसी एंटीसीडेंट को रेफर करना। 3 काम हुआ। तो आज मैं यहाँ पर जो एडवर्ब, जो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जो एडवर्ब का जो चैप्टर है वो आज मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। अब मैं इंग्लिश ग्रामर में दूसरा चैप्टर पकड़ूँगा। तब तक के लिए थैंक्स।